हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम में सोशल साइंस के एग्जाम पेपर में आपदा प्रबंधन से 6 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, जिनमें से रहते हैं 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 4 नंबर के रहते हैं 2-2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर 6 नंबर के आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग आपदा प्रबंधन का फुल सोल्यूशन देखने वाले हैं। यानी अगर आज का यह वीडियो आप सभी देख लिए ना, तो आपदा प्रबंधन का कोई भी अगला आने वाला पार्ट देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की इसी पार्ट में हम लोग आपदा प्रबंधन का शुरू से लेकर अंत तक का रिवीजन के तौर पे सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चले फ्रेंड्स, बिना समय गए पहला क्वेश्चन से वीडियो की शुरुआत करते हैं। है दोस्तों, आपदा प्रबंधन में जैसे आपदा प्रबंधन ही चैप्टर का नाम है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आपदा ये होते क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आसान भाषा में जान लीजिए कि प्राकृतिक में घटित होने वाले वैसी प्रकृति एवं मानवकृत घटना जिसके फलस्वरूप जान माल के पार क्षति होती है, कई लोग बेघर हो जाते हैं तथा कई लोग काल के गाल में समा जाते हैं, उसे ही आपदा कहते हैं। अब आसान भाषा में समझिए कि प्रकृति यानी दुनिया में घटित होने वाले जितने भी प्राकृतिक तथा मानवकृत घटना होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जान माल की अपार क्षति होती है, कई लोग बेघर हो जाते हैं, यानी कई लोग के मकान जो है वो ध्वस्त हो जाते हैं, और कई लोग काल के गाल में समा जाते हैं। इसका हिंदी अर्थ होता है कि कई लोग मृत्यु के आघोष में समा जाते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग आपदा कहते हैं। अब आइए हम लोग जान लेते हैं आपदा के प्रमुख प्रकार क्या होते हैं। तो जैसे भूकंप हो गया, बाढ़, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट, आतंकवाद, महामारी इत्यादि, ये जितने भी आप सभी इसका नाम सुन रहे हैं, ये सभी प्रमुख आपदाओं के उदाहरणों में से एक है। उसके बाद में आप सभी देख पा रहे हैं कि आपदा के कुल 2 प्रकार होते हैं। आपदा के 2 प्रकार होते हैं। अब पहला जो प्रकार का नाम है उसे हम लोग प्राकृतिक आपदा कहते हैं और दूसरा है मानवकृत आपदा। बारी बारी से दोनों को हम लोग जानने जा रहे हैं कि प्राकृतिक आपदा क्या होते हैं और ये मानवकृत आपदा होते क्या है। तो आसान भाषा में याद रखिएगा कि वह आपदा जो प्राकृतिक कारणों से घटित होती है उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। यानी आसान भाषा में याद कीजिएगा कि जितने भी आपदा होते हैं, जितने भी घटना होते हैं, जिनमें घटित होने के लिए मनुष्य का कोई भी योगदान नहीं होता है, वो केवल प्रकृति के माध्यम से घटित होता है, वैसे सभी आपदाओं को हम लोग क्या कहते हैं? तो कहते हैं प्राकृतिक आपदा। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, भूकंप जो है वो प्राकृतिक आपदा है, इसमें मनुष्य का कोई भी योगदान नहीं रहता है। बाढ़ हो गया, सुनामी हो गया, ये जितने भी आपदा देख रहे हैं ये सभी प्राकृतिक आपदा है। अब यहीं से मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा है। और 4 ऑप्शन में कहीं ना कहीं आपको भूकंप देखने को मिल जाएगा, या सुनामी मिलेगा, या ज्वालामुखी विस्फोट मिलेगा, या बाढ़ मिलेगा। तो ये सभी जो उदाहरण आप सभी देख पा रहे हैं ये सभी प्राकृतिक आपदा के उदाहरण हैं। उसके बाद में हम लोग जानेंगे कि ये मानवकृत आपदा होते क्या हैं। सेम टू सेम उसी का विपरीत है कि वैसी आपदा जो मानवीय कारणों से घटित होती है उसे मानवीय आपदा कहते हैं। यानी वह घटना जो घटित होने में कहीं ना कहीं मनुष्यों का योगदान होता है उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? तो मानवकृत आपदा कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आतंकवाद हो गया, रेल दुर्घटना हो गया, सड़क दुर्घटना हो गया, महामारी हो गया, ये जितने भी प्रकार के आपदाएं आप सभी देख पा रहे हैं, ये जितने भी उदाहरण हम आप सभी को बता दिए हैं, ये सभी उदाहरणों में कहीं ना कहीं आपदा को घटित होने में मानव का भरपूर योगदान होता है। अब आतंकवाद तो ऑटोमेटिक होगा नहीं, इसमें कहीं ना कहीं मनुष्य का योगदान होगा, जिसके कारण ये सभी आपदा मानवकृत आपदा कहलाती है और इसी मानवकृत आपदा को मानव जनित आपदा भी कहते हैं। उसके बाद में हम लोग जानेंगे कि बाढ़ के दुष्परिणामों को लिखें। यानी जब बाढ़ आता है तो उसका दुष्परिणाम क्या क्या होता है, उससे हमें क्या क्या हानियों का सामना करना पड़ता है। तो आसान भाषा में याद रखिएगा कि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। पिछले वाले क्वेश्चन के माध्यम से ही आपने जाना कि बाढ़ जो होता है ना वो प्राकृतिक आपदा होता है और यह विनाशकारी भी होता है। इसके प्रमुख दुष्परिणाम निम्नलिखित है। आइए जान लेते हैं इसका दुष्परिणाम कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, बाढ़ से जनधन की हानि होती है। जनधन का मतलब हो गया कि जान माल की अपार क्षति होती है, ठीक है। उसके बाद में आप लिखिएगा पालतू पशु भी मर जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब बाढ़ आता है ना तो जितने भी पालने वाले पशु होते हैं, जैसे कुत्ता हो गया, बकरी हो गया, गाय भैंस इत्यादि, ये सभी पशु जो होते हैं वो पानी में डूबकर मर जाते हैं। उसके बाद में लिखिएगा कि फसलें भी बर्बाद हो जाती है। अब आप सभी को मालूम होगा कि बाढ़ से अगर सबसे ज़्यादा किसी को हानि पहुंचती है
तो उसमें से सबसे ऊपर स्थान किसका आता है? तो फसल का आता है। क्योंकि फसल एक ऐसा फसल होता है जिससे बाढ़ को सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ता है। उसके बाद में आप सभी लिख सकते हैं कि बड़े बड़े मकान क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब बाढ़ आएंगे तो कितना हो बड़ा मकान क्यों ना हो, अगर उसका निचली स्तर का ज़मीन कटने लगती है तो बड़े से बड़े मकान भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद में लिख सकते हैं परिवहन के साधन जैसे रेल मार्ग हो गया, सड़क मार्ग हो गया, सड़क पुल हो गया इत्यादि टूट जाते हैं, जिससे परिवहन के साधन में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आप सभी भी देखे होंगे कि अभी अभी बिहार के उत्तरी जो बिहार हम लोगों का पड़ता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा भूकंप नहीं बल्कि बाढ़ आने की संभावनाएं बनी रहती है और हमेशा बाढ़ आता है। तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि रेल मार्ग बाधित हो जाते हैं, कई दिनों तक सड़क मार्ग बाधित रहते हैं, रेलगाड़ी भी का परिचालन भी बंद कर दिया जाता है, बड़े से बड़े पुल भी टूट जाते हैं। उसके बाद में लिख सकते हैं कि संचार व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है। देखिए, संचार व्यवस्था जो होती है, जो नेटवर्किंग कनेक्शन हम लोग कहते हैं, वो भी ध्वस्त हो जाती है बाढ़ के कारण। उसके बाद में क्या होता है कि बाढ़ के समाप्त होते ही महामारी फैल जाती है। आप सभी जब बाढ़ आता है तो न्यूज़ चैनलों में भी देखे होंगे या गांव में दो चार आदमी जब इकट्ठा होकर बातें करते हैं, उसमें भी आप सभी को ये सुनने को मिला होगा कि जितने लोग बाढ़ के पानी में डूबकर नहीं मरते हैं, उतना लोग महामारी से मर जाते हैं। अब ये महामारी होता क्या है दोस्तों? महामारी एक प्रकार का बीमारी होता है, यानी जब बाढ़ समाप्त होता है ना तो तरह तरह की बीमारियां फैलती है, जिससे बहुत लोग प्रभावित होकर मर जाते हैं। उसके बाद में आइए हम लोग जानने जा रहे हैं कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। आसान भाषा में जानिएगा कि आपदा कोई भी हो उसका प्रबंधन अनिवार्य है, यानी उसका प्रबंधन हमेशा होना चाहिए। आपदा में न केवल सिर्फ विनाश कार्य और विकास के कार्य अवरुद्ध हो जाते हैं, बल्कि विकास के कार्यों में कई प्रकार के व्यवधान भी उत्पन्न हो जाते हैं। यानी जब आपदा आते हैं तो उससे न केवल विनाश होता है, बल्कि जितने भी विकास के कार्य चल रहे होते हैं अपने पूरे देश में, वो भी बाधित हो जाते हैं। कई प्रकार के व्यवधान उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। यदि राष्ट्रीय स्तर तथा राज्य मुख्यालय स्तर का प्रबंधन की व्यवस्था की गई है, जैसे सुखाड़ प्रबंधन हेतु आम लोगों के सहयोग के लिए सामूहिक प्रयास से कुएं खुदवाए जा सकते हैं, ठीक है। भूकंप प्रबंधन हेतु नए तकनीक आधारित भवन निर्माण किया गया है। यानी आपदा प्रबंधन से एक तरह से देखा जाए तो प्रत्येक मनुष्य को लाभ ही लाभ होता है। जब जब सुखाड़ की स्थिति होती है तो भारत सरकार के माध्यम से क्या किया जाता है, तो आम लोगों के लिए सामूहिक कुआं खुदवाया जाता है, जिससे जल की प्राप्ति होती है। उसके बाद में हम लोग जानेंगे कि ये सुनामी होता क्या है। एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि सुनामी से आप सभी क्या समझते हैं। आसान भाषा में बता दीजिएगा कि पृथ्वी की आंतरिक प्रतिक्रियाओं के चलते जब समुद्री तल की ज़मीन कांपने लगती है तो उसका प्रभाव समुद्र के जल के लहरों को काफ़ी ऊपर उठते हुए देखा जाता है, इसी को सुनामी कहते हैं। अब एक बात यहाँ पे समझिए कि प्रकृति की आंतरिक प्रतिक्रियाओं के चलते, अब पृथ्वी के आंतरिक यानी नीचे वाला जो भी नीचे वाले स्तर में कोई भी प्रतिक्रिया होता है, कोई भी हलचल होता है, तो उसके माध्यम से क्या होता है कि समुद्र के तल अर्थात समुद्र की जो निचली सतह वाला ज़मीन होता है वो कांपने लगती है। अब इसका प्रभाव हम लोगों को कैसे देखने को मिलता है, तो समुद्र में जितने भी जल होते हैं, पानी होते हैं, उसका ऊंचे ऊंचे लहरें उठती है, ठीक है। और इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है, हमें पता चलता है कि समुद्र में भूकंप आया है, और इसे हमें सुनामी भी कहते हैं। इससे क्या होता है कि सुनामी में सैकड़ों मीटर की ऊंचाई तक समुद्री लहरें उठती है और तटीय क्षेत्र के भवनों के साथ सब कुछ बहा ले जाता है। सुनामी इतना खतरनाक होता है दोस्तों कि उसके सुनामी जहाँ पे आता है उसके बगल में जितने भी मकान होते हैं, जब सुनामी की जल की लहरें आती है ना, तो मकान को अपने साथ ही बहाकर समुद्र में ले जाती है, जिससे जान माल के पार क्षति होती है और कई लोग मर जाते हैं। उसके बाद में हम लोग जानेंगे कि प्राकृतिक संकट एवं प्राकृतिक आपदा में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी प्राकृतिक संकट और प्राकृतिक आपदा में जो प्रमुख अंतर है वो क्या होते हैं। तो याद रखिएगा कि प्राकृतिक संकट की गति जो होती है वो धीमी होती है और प्राकृतिक आपदा की गति तीव्र होती है। जैसे बाढ़ को देख लीजिए, बाढ़ तीव्र गति से आता है, भूकंप देख लीजिए अचानक झट से आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में लिखिएगा कि प्राकृतिक संकट प्रभाव का जो प्रभाव है वो अस्थायी होता है, और जबकि प्राकृतिक आपदा का जो प्रभाव है वो तात्कालिक होता है, यानी तुरंत होता है। उसके बाद में प्राकृतिक संकट से जनधन की व्यापक हानि होती है, यानी उसको हानि होने की संभावनाएं रहती है, लेकिन प्राकृतिक जो आपदा है इससे जाहिर सी बात है जनधन की हानि होना अनिवार्य है, हानि होना ही होना है।
उसके बाद में हम लोग जानेंगे कि मकान के निर्माण में भूकंप के प्रभाव को कम करने के 4 उपायों को बताएं। यानी मकान का निर्माण किस प्रकार से किया जाए, वह कौन कौन से उपाय हैं जिसको ध्यान में रखते हुए मकान का निर्माण किया जाए जिससे हम लोग भूकंप से सुरक्षित हो सके। तो आसान भाषा में लिखिएगा कि मकान के निर्माण में भूकंप के प्रभाव को कम करने वाले 4 उपाय निम्नलिखित हैं। आइए जान लेते हैं चारों उपायों के बारे में। तो सबसे पहले रोमन नंबर 1 में लिखना होगा आप सभी को कि भवनों को आयताकार होना चाहिए। यानी जो भी भवन होते हैं वो इस प्रकार से आयताकार होना चाहिए। आयताकार होने से एक फ़ायदा होगा कि जब हम पृथ्वी में जब कंपन होगा ना, धरती डोलेगा भी, तो ऐसे मकान भूकंप के तीव्र की गति से भी नहीं ढह पाते हैं, नहीं गिर पाते हैं। उसके बाद में नींव को मजबूत तथा भूकंप अवरोधी होना चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये भूकंप अवरोधी क्या होते हैं। तो जब मकान का निर्माण किया जाता है, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए गए होंगे, अगर आप सभी देखे होंगे, तो ये आयताकार रहते हैं, लेकिन उसका जो नींव होता है वो लगभग यहाँ से होता है, इतना दूर से होता है, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी आप ये जगह देख पा रहे हैं, इस सभी में छड़ का यहाँ पे जाल बिछाया जाता है और यहाँ से इसका नींव होता है और बनता है घर केवल इतना ही में। तो ऐसा जो घर होता है यही होता है भूकंप अवरोधी घर, यानी भूकंप से लड़ने वाला घर। उसके बाद में दरवाजे तथा खिड़की की स्थिति भूकंप अवरोधी होना चाहिए। गलियों एवं सड़कों को चौड़ा होना चाहिए। मान लेते हैं कि अगर बहुत देखिएगा शहर में इतने ज़्यादा गली का जो चौड़ाई हो इतना कम रहता है कि अगर भूकंप आएगा भी तो उसमें लोग भागने का भी कोशिश करेगा तो उसमें भागते भागते दबकर मर सकता है। इसलिए बताया जाता है कि गलियों एवं सड़कों को चौड़ा होना चाहिए। उसके बाद में जहाँ तक हो सके TLU तथा X, देखिए T हो गया, L हो गया, U हो गया और X हो गया, इस प्रकार के भवन का निर्माण करना चाहिए। उसके बाद में हम लोग जानेंगे कि अगर भूकंप आ भी गया तो उसे हम लोग कैसे बच सकते हैं। आसान भाषा में बता दीजिएगा कि भूकंप से बचने के प्रमुख उपाय निम्नलिखित है। अब आइए जान लेते हैं भूकंप से हम किस प्रकार बच सकते हैं। तो भूकंप के समय घर से बाहर खुले मैदान में भागना चाहिए। ये आप भी करते होंगे, जैसे भूकंप आता होगा आपको लगता होगा कि पृथ्वी हिल रही है, पृथ्वी कंपन हो रहा है, तो हम लोग झट से क्या करते हैं, तो घर से बाहर खुले मैदान में भाग जाते हैं और अपने जान की रक्षा करते हैं। उसके बाद में आप सभी बता सकते हैं कि भूकंप के समय बिजली का तार काट देना चाहिए। अब यहाँ पे आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि जब भूकंप आएगा तो बिजली के तार से उसका क्या कनेक्शन होता है कि बिजली का तार हमें काट देना चाहिए। तो याद रखिए दोस्तों, जब भूकंप आएगा ना तो पृथ्वी के तार में ऑटोमेटिक शॉर्ट सर्किट के द्वारा आग भी लग सकती है और जितने भूकंप के दहशत से लोग नहीं मरेंगे उतने आग लगी तथा करंट के लगने के कारण लोग मर सकते हैं। इसलिए बताया जाता है कि भूकंप के समय बिजली का तार काट देना चाहिए। उसके बाद में लिख सकते हैं कि भूकंप के पूर्वानुमान का पता लगाने के लिए यंत्र का आविष्कार करना चाहिए जो कि अभी तक नहीं हुआ है। बताया जाता है कि भूकंप का अगर पूर्वानुमान यानी भूकंप कब आएगा इसका पता अगर हमें पहले चल जाएगा तो जाहिर सी बात है हम लोग अपना सावधानी बरतेंगे और कहीं ना कहीं 100% तो नहीं कर सकते लेकिन 90% होने वाली हानियों से हम लोग बच सकते हैं। उसके बाद में आप सभी लिख सकते हैं कि भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों की स्थिति भूकंप अवरोधी होनी चाहिए। उसके बाद में हम लोग जानेंगे कि संचार व्यवस्था जो है वो बाधित हो जाते हैं, इसके क्या क्या कारण हैं। कई बार देखते होंगे कि वाईफाई का कनेक्शन कट जाता है, नेटवर्किंग कनेक्शन कट जाता है, बिजली का तार कट जाता है। तो इसका जो ये बाधित होने का मेन रीज़न होता है, मुख्य कारण होता है, वो क्या होता है। आसान भाषा में बता दीजिएगा कि संचार व्यवस्था के बाधित होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। अब आइए जान लेते हैं वह कौन कौन ऐसे कारण हैं जिसके माध्यम से संचार व्यवस्था बाधित हो जाते हैं, अर्थात संचार व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। तो सबसे पहला मुख्य कारण होता है केबलों का टूट जाना। अब यहाँ पे समझिए, जब केबल का तार टूट जाएगा तो जाहिर सी बात है कि संचार व्यवस्था बाधित हो जाएगा। उसके बाद में रोमन नंबर 2 में लिखना पड़ता है बिजली आपूर्ति का बाधित होना। देखिए, बिजली अगर आपूर्ति बंद हो जाएगी तो जाहिर सी बात है संचार व्यवस्था भी बाधित हो सकते हैं। उसके बाद में संचार भवनों के क्षतिग्रस्त होने पर संचार यंत्रों का क्षतिग्रस्त हो जाना। कई बार क्या होता है कि संचार भवन यानी संचार के जो भी भवन बनाए जाते हैं वो टूट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उसका मलबा ढह जाता है ना, तो उसके अंदर जितने भी संचार युक्त यंत्र होते हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं। अब जाहिर सी बात है जब संचार यंत्र क्षतिग्रस्त हो जाएंगे तो संचार व्यवस्था में तो बाधित उत्पन्न होना तो ये होना ही होना है।
उसके बाद में है कि ट्रांसमिशन टावर का क्षतिग्रस्त हो जाना। जब भी ट्रांसमिशन टावर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो संचार व्यवस्था बाधित हो ही जाते हैं। उसके बाद में हम लोग जानेंगे कि आग लगने की स्थिति में क्या प्रबंधन करना चाहिए। उम्मीद है ऐसे ऐसे सवाल अगर मैट्रिक एग्जाम में पूछे जाएंगे तो अगर आप बढ़िया से याद ना भी किए होंगे तो ज़रा बराबर आप दिमाग लगाएं ना तो ऐसा क्वेश्चनों का आंसर आसान तरीके से आप लिख सकते हैं। बोला गया है कि जब आग लगने की स्थिति में आपको क्या प्रबंधन करना चाहिए। मान लेते हैं आपके आस पड़ोस या किसी के घर में आग लग जाता है तो वहाँ पे आपको कौन से प्रबंधन करना चाहिए, कौन से उपाय करना चाहिए ताकि लोग बच सके। तो आसान भाषा में लिख सकते हैं कि आग में फंसे लोगों को बाहर निकलना चाहिए। आग में जितने भी फंसे लोग हैं बुझाने से पहले कोशिश करना चाहिए कि उस व्यक्ति को बाहर आग से निकाल ले, नहीं तो पता चलेगा कि आग बुझाते बुझाते आग भी नहीं बुझ पाएगा और अंदर जो व्यक्ति आग में फंसा हुआ है वहीं पे बेचारा झुलस कर मर भी सकता है। उसके बाद में घायलों को तत्काल प्राथमिक उपचार देकर तुरंत अस्पताल भेजना चाहिए। अब कई बार क्या करते हैं लोग कि जिनको आग लगी में अगर जो आग लगी के चपेट में चले आते हैं तो उनको क्या करते हैं जल्दी से वहीं पर रख के कोई पानी डालने लगता है, कोई क्या क्या करने लगता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको तुरंत प्राथमिक उपचार, मान लेते बगल का कोई भी झोला छाप डॉक्टर ही क्यों ना हो उससे इलाज वहाँ पे करा लें या कोई भी ऐसा इलाज वहाँ जहाँ तक संभव है वहाँ तक करने के तुरंत बाद उसी लगले उसको बेहतर से बेहतर अस्पताल में पहुंचा देना चाहिए। उसके बाद में रोमन नंबर 3 में लिखिएगा कि आग के फैलाव को रोकना चाहिए। अब यहाँ पे आप जान चुके हैं कि आग के फैलाव को रोकना चाहिए। अब कैसे रोक सकते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत बड़े बड़े मकान में आग लगने के कारण और वहाँ पे अपने हाथों से पानी को डालकर उस मकान को जलने से हम नहीं बचा सकते हैं। तो वैसे स्थिति में हमें अग्निशामक यंत्र को बुलवाना चाहिए। और बहुत खुशी की बात है कि हमारे भारतवर्ष में एक ऐसा सुविधा बनाया जा चुका है अग्नि के यहाँ पे फायरमैन के द्वारा, जहाँ पे ड्रोन से आग बुझाने की क्रिया जो है वो चालू कर दी गई है। यदि आग लगने के कारण विद्युत शॉर्ट सर्किट है तो तुरंत बिजली का तार काट देना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आग लगने का जो रीजन होता है वो शॉर्ट सर्किट होता है, वैसे स्थिति में विद्युत का तार क्या करना चाहिए तो काट देना चाहिए। अगला सवाल के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि भूस्खलन क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आसान भाषा में जान लीजिए कि भूस्खलन का अर्थ होता है ज़मीन का धंसना, उसमें दरारें पड़ना, उसमें गड्ढे हो जाना। भूस्खलन प्रायः पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ करता है। अब देखिए क्या होता है कि कई बार मिट्टी में गड्ढे बन जाते हैं, ज़मीन धंसने लगता है, उसमें दरारें पड़ जाती है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसे भूस्खलन कहते हैं। अब ये जो भूस्खलन होता है ये हमारे बिहार में खास करके नहीं पाए जाते हैं। ये जितने भी पहाड़ी इलाका है जहाँ पे पहाड़ है, हालांकि हम मुंगेर जब गए थे तो वहाँ पे भी हमको पहाड़ों को देखने का मौका मिला था, तो वैसे पहाड़ी इलाका में भूस्खलन की स्थिति देखने को मिल जाती है। उसके बाद में पैराग्राफ चेंज करने के साथ आप सभी लिखेंगे कि भूस्खलन के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। आइए जान लेते हैं कौन कौन से प्रकार होते हैं। रोमन नंबर 1 में लिख सकते हैं कि कंकड़ पत्थरों का सिसकना। तो कंकड़ जो होते हैं, पत्थर होते हैं, सिसकने लगते हैं तो समझिए कि भूस्खलन के प्रकारों में से एक है। वर्षा जल के साथ मिट्टी तथा कंकड़ पत्थर का ऊपर से नीचे की ओर जाना, पत्थर तथा उसके छोटे टुकड़ों का गिरना और चट्टानों का गिरना, इसके फलस्वरूप व्यापक जानमाल की क्षति भी होती है। ये होती है भूस्खलन के परिणाम। आइए अब हम लोग जान लेते हैं कि बाढ़ अगर आता है, कोई भी ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे हमेशा बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, तो ऐसे क्षेत्रों में बाढ़ से बचने के क्या क्या उपाय हैं, वह कौन कौन ऐसी बात हैं जिनको ध्यान रखते हुए बाढ़ से हम लोग आसानी तरीके से बच सकते हैं। तो आप सभी यहाँ पे लिख सकते हैं कि बाढ़ से बचने के प्रमुख उपाय निम्नलिखित है। आइए जान लेते हैं उपाय नंबर 1 में। तो यहाँ पे आप सभी लिख सकते हैं कि नदियों को आपस में जोड़ना चाहिए। उसके बाद में लिख सकते हैं कि तटबंधों पर वृक्षारोपण करवाना चाहिए। अब यहाँ पे समझिएगा, नदियों को आपस में जोड़ने से बाढ़ से हम लोग कैसे बच सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर एक गिलास में अगर पानी भरा हुआ है, एक छोटा गिलास है जिसमें थोड़ा सा कम पानी भरा है यहाँ तक, ठीक है। अब इसमें अगर एक पाइप डाल देते हैं या इसमें अगर पानी का निकासी दूसरे गिलास में जाने का अगर कोई रास्ता है, तो क्या होगा कि इसमें जब पानी के जल स्तर बढ़ेगा तो जो जिस गिलास में पानी कम है उसमें चला जाएगा। तो इससे क्या होगा कि इस गिलास से पानी गिरेगा भी नहीं और पानी का जो आदान प्रदान की संतुलन की प्रक्रिया है वो भी बनी रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब एक नदी में जल का स्तर बढ़ जाता है और उसी नदी को दूसरे नदी से अगर जोड़ दिया रहता है, तो अगर इससे बाढ़ की स्थिति बनेगा तो जल का स्तर बढ़ेगा तो दूसरे नदी में पानी चला जाएगा। इससे जल का स्तर मेंटेनेंस भी रहेगा और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न भी नहीं होगी। यही कारण है कि नदियों को आपस में जोड़ देना चाहिए।
तटबंधों पर वृक्षारोपण करवाने का क्या मतलब है? तो तटबंध पे वृक्षारोपण करवाने से हमें ये फ़ायदा होता है कि तटबंध अर्थात नदी के जो बांध होते हैं ना, अगर उसमें हम पेड़ लगा देते हैं तो पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को पकड़े रहती है और बांध को टूटने से रोकती है, जिससे हम लोगों को सुरक्षा भी मिलती है। उसके बाद में आप सभी लिख सकते हैं कि नदियों के आसपास मैंग्रोव वनस्पति लगाना चाहिए। अब देखिए मैंग्रोव वनस्पति भी एक प्रकार का पौधा भी होता है जो झाड़ी के प्रकार का होता है, ठीक है। और इससे भी क्या होता है कि मिट्टी को बहुत पकड़ बनाए रखती है और जिससे नदी के तटबंधों को टूटने से बचाती है। उसके बाद में लिख सकते हैं कि वर्षा जल का संग्रह करना चाहिए, यानी वर्षा जल का संग्रह करने से हम सभी बाढ़ से बच सकते हैं। उसके बाद में तटबंधों का निर्माण करते रहना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि मान लेते हैं अगर नदी है कोई बांध है तो जाहिर सी बात है बांध तो टूटना तो ये तय है, लेकिन वैसी स्थिति में हम लोगों को क्या करना चाहिए कि तटबंधों का हमेशा देखभाल करना चाहिए। और जहाँ पे संभावना लगे कि ये तटबंध यहाँ पे कुछ कमज़ोर दिख रहा है तो वैसे स्थिति में तटबंधों का निर्माण करते रहना चाहिए, उसका रिपेयरिंग हमेशा करते रहना चाहिए ताकि हम सभी बाढ़ से आसानी तरीके से बच सके और बाढ़ से सुरक्षित हो सके। तो आज की इस वीडियो सीरीज में हम आप सभी को बता दिए हैं शुरू से अंत तक डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन का ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैट्रिक एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं और आपके मैट्रिक एग्जाम में इसी वीडियो से सवाल पूछे जाएंगे। अगर आपको कोई भी ऐसा सब्जेक्ट हो जो आपको हार्ड सब्जेक्ट लगता हो, उसका तैयारी अगर आप बेहतर तरीके से नहीं कर पाए हैं तो उस विषय का नाम या उस क्वेश्चन का नाम हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, उसमें मैं प्रॉपर वीडियो सोल्यूशन आप सभी के लिए ला दूंगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हे दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।